बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू आमिर महबूब और मुर्तज़ा दुरानी। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत ने जो कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी है इसको बेचने के लिए वज़ीर अमूर कश्मीर की सरबराही में 7 रुकनी आला सत्ती कमेटी कायम की है। आज इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। जब से ये नोटिफिकेशन वायरल हुआ सोशल मीडिया पे तो इस पर ज़बरदस्त जो बहस हो रही है और तमाम कश्मीरियों ने इसको मुस्तरद किया है कि किस तरह जो कश्मीरी प्रॉपर्टी है इसको वज़ारत अमूर कश्मीर कैसे इसको फ़रोख्त करेगी। आज इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे ये कितनी कश्मीरी प्रॉपर्टी है और अभी इसका क्या स्टेटस है। फिर जो चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर, इसकी तकर्री का मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है और गुज़श्ता रोज़ जो हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किया। अभी ये मज़ीद समाअत 10 सितंबर को हो गई। हम फिर आज पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में यौम दफ़ाए पाकिस्तान मनाया गया। 3-4 मौज़ूआत हैं, हम इसके ऊपर बात करने के सबसे पहले आगाज़ करते हैं जो कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी का मामला है। दुरानी साहब, ये कश्मीर स्टेट प्रॉपर्टी ज़रा हर दौर में ये मसला खड़ा होता रहा, लेकिन आज यानी बिलाखिर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक आला सतही 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी है कि ताकि जो कश्मीर प्रॉपर्टी पाकिस्तान भर में इसको फ़रोख्त किया जाए या इसको किस तरह बेहतर ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या कहेंगे आप, ये क्या वाक़ा के और ये क्यों इसकी नौबत पेश आई? देखें राय साहब, ये मैं समझता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है, मुझे तो इस पर बड़ा ही तशवीश और अफसोस का इज़हार करना पड़ रहा है कि इस पर आज़ाद कश्मीर की सियासी लीडरशिप और आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुझे मुजरमाना गफलत नज़र आ रही है। और मुजरमाना जो है वो इस पर खामोशी है, क्योंकि आज 6 सितंबर और ये 3 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया है वफाकी हुकूमत ने। और आप ये देखें कि पिछले 50 साल से कश्मीरी लीडरशिप जो है आवाम को ये बेवकूफ़ बनाती रही कि हम जो है वो कश्मीर प्रॉपर्टी लेंगे, हम कश्मीर के हकूक़ लेंगे। लेकिन जब 13वीं तरमीम हुई, उसके बाद फिर ये जो 15वीं तरमीम हुई, उसमें इन्होंने इख्तियारात जो दिए कश्मीर कौंसल के हवाले से जो इनको दिए, तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने ये बड़ा उस वक्त जो अनवार उल हक साहब हैं, उस वक्त उन्होंने पिछले साल जब कुछ एसेट्स अब टेक ओवर किए कश्मीर कौंसल के, जिसमें कोई बिल्डिंग थी, कुछ थोड़ा बहुत अकाउंट में पैसे थे, लेकिन ये नहीं उन्होंने उस वक्त, हम भी उस वक्त भी पूछते रहे कि ये कश्मीर प्रॉपर्टी जो अरबों खरबों रुपए की, इसका क्या बनेगा, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, उसकी तो डिटेल ही नहीं दे रहे थे। सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स को उन्होंने बार बार कहा था, वो तो डिस्कस ही नहीं कर, वो कह रहे थे वो आप ये टॉपिक नहीं आएगा जी, ये हमारी TORs में ये है कि हम आपको कश्मीर काउंसिल के एसेट्स देंगे। और उन्होंने उस वक्त ये कहा, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये जो कश्मीर प्रॉपर्टी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स का सब्जेक्ट है, जो कश्मीर काउंसिल के सब्जेक्ट हैं या कश्मीर काउंसिल की प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, वो हम AJ के गवर्नमेंट को देते हैं। जिसमें उन्होंने एक हॉस्टल दे दिया बना हुआ, एक बिल्डिंग पुरानी सी दे दी और एक जो है ना वो अकाउंट दे दिया, और उसके बदले में हमें जो है ना तोहफे में वो सरकारी मुलाजम भी दे दिए जो आज़ाद कश्मीर के बजट के स्ट्रेंथ पे आ गए। अब ये देखना है कि ये जो कश्मीर प्रॉपर्टी है, इसके नोटिफिकेशन में 2 बातें उन्होंने लिखी हैं कि एक तो इसका जो डिस्पोजल किस तरह करना है, यूटिलाइजेशन क्या करनी है, और फिर इसकी यूटिलाइजेशन के साथ उन्होंने लिखा है कि कश्मीरियों को एक लॉलीपॉप ज़रूर दिया है कि उसमें लिखा हुआ है कि कश्मीरी पीपल की वेलफेयर के लिए कैसे इसको इस्तेमाल किया पैसे आएंगे उसके फलाह बहबूद के लिए खर्च किया। आप देखें ना कि अगर तो इसमें बदनीति नहीं है और इसमें नेकनीति शामिल है, तो फिर इस कश्मीर प्रॉपर्टी की तो पहले सबसे पहले जो है ना वो डिटेल पब्लिक की जाए, लोगों को बताया जाए, कश्मीरियों को बताया जाए कि आपकी ये प्रॉपर्टी है और इसकी इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है। और फिर इस वैल्यू को वो कहें जी कि हमने ये आपके जो है ना इसके बदले में हम आपको ये एसेट्स जो है ना वो दे रहे हैं या आपको ये मराहत दे रहे हैं कश्मीरियों को। अब ये तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कि कश्मीर प्रॉपर्टी जो है वो आप इस तरह बगैर जो है ना कश्मीरियों की जो है उनकी मुशावरत के, कश्मीरी लीडरशिप के, आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रोज़ कहते हैं कि मेरा 16 माह का जो है ना वो अरसा तारीखी होगा, यादगारी होगा। तो ये तारीख होगी कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो है वो इस वक्त मुजरमाना खामोशी किए हुए बैठे हैं कि उन्होंने ना इस पर कोई अपना स्टेटमेंट दिया, ना कोई प्रोटेस्ट किया। इवन के वो उनको तो ये चाहिए था कि इस नोटिफिकेशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्तरद कर देते। वो ये कहते कि जी ठीक है, इक़्तिदार जो है ना वो आनी जानी चीज़ है, लेकिन मैं कश्मीरियों के हकूक़ पर जो है कोई सौदेबाजी नहीं करूँगा। तो मुझे नहीं लगता, ना ही तो बाकी जो सियासी जमातें हैं वो तो इक़्तिदार लेने के लिए जो है वो खामोश हैं, और जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो इक़्तिदार बचाने के लिए खामोश हैं। अमर साहब, ये जो कश्मीर प्रॉपर्टी का मामला है ज़रा ये दौर हुकूमत में रहा है
और ये अफसोसनाक बात है, बल्कि तशवीशनाक बात है कि आज तक कश्मीरी प्रॉपर्टी के बारे में ना ही कि आज़ाद कश्मीर की किसी हुकूमत को एतमाद में लिया गया, और ना ही जितना इस कश्मीरी प्रॉपर्टी से जो आमदन हो रही है सालाना हिसाब से, तो ना वो पाकिस्तान की इसी बजट में उसको शो है, ना आज़ाद कश्मीर के बजट में शो है। ये आज़ाद कश्मीर की किसी भी जमहूरी हुकूमतें, गैर जमहूरी हुकूमतें, मार्शल लॉ में जो हुकूमतें रहे, वो इसमें से क्यों दस्तबरदारी होते रहे, और इससे यानी आज अभी ये स्टेज आ गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन कर दिया कि अब इस जो कश्मीर प्रॉपर्टी है इसको बेचा जाए। राय साहब, एक तो ये बात है कि पहले उस जो इसका जो एक एस्टिमेट लगाया गया है कि पाकिस्तान में कश्मीर प्रॉपर्टी है कितनी, उसके ये तो लगा ही नहीं आज तक किसी ने, मैं कह रहा हूं एक रफ सा, किसी ने आधा तो शुमारी नहीं दी कि कुल प्रॉपर्टी है कितनी। बात नहीं समझ, जैसे पुंछ हाउस है उसकी एक प्रॉपर्टी है, सर राजा बाजार में दुकानें हैं उनकी प्रॉपर्टी है। अभी आप मैं उसकी वो बात में चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये जो है वो 800 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, 800 अरब रुपए की, और उसे अगर हम कहें तो 80 खरब रुपए की, जो $1 अरब के करीब, $1 अरब। अगर आप ये देखा जाए तो ये आज़ाद कश्मीर का 100 साला बजट से ज़्यादा पैसे है जो आज तक आज़ाद कश्मीर ने की है। अफसोसनाक रहा है सब सूरत हाल ये है कि इसकी सबसे पहले हमें नाजरीन को ये बताना चाहिए कि ये कमेटी किस किस पे मुश्तमिल है। उसमें जो वज़ीर अमूर कश्मीर हैं और गिलगित बल्तिस्तान, उनका नाम शामिल है। चेयरमैन इसी तरह जो है वो इस कमेटी के सरबराह हैं। इस तरह एक कोऑर्डिनेटर हैं। ये कौन है कोऑर्डिनेटर बजाय अमूर कश्मीर? मुझे इनका नाम नहीं पता कि ये कौन साहब हैं। ज़ाहिर है ये भी आज़ाद कश्मीर से कोई नहीं है या कोई कश्मीरी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कोई जो है वो MNA हो सकते हैं, सेनेटर हो सकते हैं, या उनके कोई एडवाइज़र टाइप होंगे। इस तरह सेक्रेटरी वज़ारत अमूर कश्मीर इसमें शामिल हैं। इसी तरह राय साहब चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, वो भी आज़ाद कश्मीर में वफाक के नुमाइंदे हैं। इस तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आज़ाद कश्मीर नहीं, पंजाब का एक रिप्रेजेंटेटिव आज़ाद कश्मीर का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कश्मीर प्रॉपर्टी, ये जो है राय साहब कोई 6-7 यानी एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर प्रॉपर्टी भी पंजाब वफाक का है। तो मगर इसमें सबसे पहले ये बात है कि इसमें ये अगर आप ये कहें ना कि ये वो जायदाद है जो मालिकों से पूछे बगैर बेची जा रही है। ये जो इस जायदाद के जो मालिक हैं इस वक्त, इस जायदाद का मालिक कौन है? वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर का इंतजाम, ऑनरशिप हुकूमत को लेनी चाहिए। ऑनरशिप हुकूमत की है अनवर हक साहब ने। अब हुआ क्या रहा है? हुआ ये कि ये नौबत क्यों आई? देखिए, हम जब बाज़ लोग ये कहते हैं तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, और हमने दुरानी साहब ने, इवन जो है उस वक्त इजाज़ बासी साहब ने, और जो हमारे कोलीग्स आपने बहुत, शहजाद राठौर साहब ने बहुत, इस तरह ये जो हमारे दोस्त हैं काशिफ मीर साहब हैं, इनके साथ मैं ये समझता हूँ कि जो मेम्बरान कश्मीर कौंसल हैं, शुजा खुर्शीद राठौर साहब, तारक सईद साहब, मलिक हनीफ साहब, क्या कहते हैं जो हैं, क्या कहते हैं, सरदार रज़ाक साहब, सरदार सियाब साहब जो साहबजादे हैं, इस तरह मीर यूनुस साहब, इन सब 6 लोगों ने भी बड़ा ही जोर, हालांकि ये मुख्तलिफ सियासी जमातों के हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो एक इत्तेहाद कायम किया और वो किया। अभी भी उन्होंने इस प्रॉपर्टी के हवाले से शुजा खुर्शीद राठौर साहब ने आइंदा जो एजेंडा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, जो इजलास में चेयरमैन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हैं, इस तरह वाइस चेयरमैन जो है बलियाज़ ओहदा जो है कश्मीर कौंसिल के सदर आज़ाद कश्मीर होते हैं, उस समेत जो है वो किसी को नहीं बताया गया। अब राय साहब इसकी तरफ जाते हैं। 80 खरब रुपए की ये जो है, इसमें इसकी जो सूरत हाल क्या है, इसमें जो है 408 कनाल या 468 कनाल जो है ये शहरी प्रॉपर्टी है, और 462 एकड़ जो है वो ज़रई ज़मीन है। ये टोटल राय साहब ये 35 जायदादें हैं, जिसमें 14 जो हैं 1961 से लेके अभी तक मंजूर नज़र अफराद को बेची जा चुकी हैं। इसमें एक तो ये बात है कश्मीर कौंसिल के 280 मुलाजमीन का रोला था। अब वज़ीर-ए-आज़म ने क्या किया कि 280 मुलाजमीन अपने ज़िम्मे ले लिए, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ज़िम्मे ले लिए, और आज़ाद कश्मीर ने इस 800 अरब रुपए के बदले आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लिया क्या? चंद गाड़ियाँ, 2 बिल्डिंग है, और 1 बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग और चंद फ्लैट, चंद कमरों की खातर आपने जो है ये सारी जो है वो सरेंडर कर दी। उस वक्त हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि ये असल मामला कश्मीर प्रॉपर्टी वो कश्मीर प्रॉपर्टी का है, तो इस तरफ तवज्जो दी जाए। उस वक्त हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। आज हुकूमत की मुजरमाना गफलत ये है, अब 3 तारीख से लेके आज हम जो है इसका 6 सितंबर को
72 घंटे गुजरने के बावजूद जो है आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ीर आज़म, उनकी मीडिया टीम है ही नहीं है, उनका जो वजारत इत्तलात है, वज़ीर इत्तलात, उनके कोई स्पोक्समैन, कोई उनके जो है वो सहूलतकार, उनके कोई सरप्रस्त, कोई मार्केट में आके उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को नज़रअंदाज करके कैसे। हाँ, जिस दिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इनके सर से हाथ उठाया, फिर अनवर हक साहब की ब्लैकमेलिंग देखिएगा, शुरू इधर से करेंगे, मैं इसको वो पॉलिटिकल इशू बनाएंगे और फिर उसके बाद करेंगे। इसके अलावा राय साहब ये जो है ये 56वां इजलास था। अब इसमें राय साहब ये बेसिकली जो है ये 1048 कनाल थी, जिसमें से 468 कनाल फरोख्त हुई है और 468 कनाल मौजूद है, और इसी तरह जो है ये 2400 जो है वो 26 कनाल थी, ये एकड़ अराजी थी ये पहले 47। अब ये कम होते 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 मैंने बताया 468 कनाल रह गई है शहरी और 462 कनाल रह गई है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरफ जो है, जिस तरह इस हुकूमत ने छोटी छोटी अपनी ज़रूरियात और अपनी सहूलत और अपने आप को बचाने के लिए कि जी हमारी हुकूमत बच जाए। देखें, बंदा जब वज़ीर आज़म बनता है, हमने आज तक ये कोई अनवर हक साहब नहीं है कि कोई नए बंदे हैं, मगर आज से लेके 1975 से लेके आज तक जितने वज़ीर आज़म रहे हैं वो यही कहते रहे ना कि मैं एक बार वज़ीर आज़म बन गया, तख्ती पे मेरा नाम आ गया। इसी तरह हर चीफ जस्टिस भी यही कहता है, एक बार बन गया हूँ, नाम आ गया, हर उहदे पे कायम जो है वो ये लोग कहते रहे हैं। लेकिन ये तारीख जो है अनवर हक साहब को, अगर इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि वो ज़ीरक सियासी रहनुमा है, अपने जोगे तो वो 100% ज़ीरक है ना, अगर वो कौम के लिए नहीं है या किसी और के लिए नहीं है, तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये अनवर हक साहब की मुजरमाना गफलत है। और अगर ये हो गया राय साहब, तो मैं ये समझता हूँ कि तारीख अनवर हक साहब को किसी अच्छे अल्फाज से याद नहीं करेगी। अच्छा दुरानी साहब, कल वज़ीर आज़म साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं किसी भी वक्त हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और कहा कि बल्कि अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं है, और अगर जो 27 लोग जो हुकूमत इत्तेहादी हैं, अपोजिशन, ये ऐलान करें, मुझे बताएं और मैं स्टेप डाउन इस्तीफ़ा दे दूँगा। क्या वाकई जैसे ऐसी बात है? ये फिर क्यों शोर शराबा और पुलिस पार्टी कर रही है, हम आपके साथ नहीं है, नूली कर रही है, ये क्या वज़ीर आज़म का फिर इसने क्यों ओपन चैलेंज किया और फिर भी तो मामला क्यों लटका हुआ है? देखें राय साहब, वो कल का इंटरव्यू जो है वो मेरे लिए भी बड़ा अजीब सी, वो एक तो बिल्कुल उसका जो टाइमिंग थी, कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही है, कोई अदम एतमाद वाली बात कोई कर ही नहीं रहा, और आज अचानक वज़ीर आज़म साहब ने ये प्रोग्राम लगता है ऐसे कि कुछ उन्होंने अपने तौर पे करवाया, मैनेज होगा। तो मुझे तो इस पे ये लगा कि ये तहरीक अदम एतमाद वाला मामला जो है वो बार बार वज़ीर आज़म साहब खुद ही छेड़ते हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को चढ़ाते हैं कि आओ मेरा कुछ कर सकते हो तो फिर करो, ताकि ये वही वाली बात है ना, नहीं कहते हो सामने आओ ना, फिर सामने आओ है। तो अब ये है कि वो मतलब एक प्रोग्राम था, उसमें उसकी जो हेडलाइन चल रही थी कि क्या वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, मतलब वो पहले ही उसके प्रोमो में ही वो चाह रहे थे। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अदम एतमाद वाली तो बात ही कोई नहीं हो रही, वज़ीर आज़म को किसी और रास्ते से निकालने की कोशिश हो रही है, वज़ीर आज़म के निकालने के लिए और बड़े तरीके हैं। तनवीर लियाज़ साहब नहीं निकले आपके सामने, क्योंकि अदम एतमाद से तो तनवीर लियाज़ साहब तो निकल ही नहीं सकते थे, तो वो अगर अदम एतमाद उनके खिलाफ पेश होती तो सारे MLA जो है ना वो उनके हक में ही वोट डाल रहे होते। तो इस तरह वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये नई बहस जान के छेड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि तहरीक अदम एतमाद तो पेश नहीं हो रही, और वो बार बार यही चैलेंज करते हैं कि 27 मेंबर पूरे कर लो तो आ जाओ, मैदान लगा हुआ है। तो जैसे 27 मेंबर पूरे हो जाएंगे तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से किसने पूछना है कि जी आए जी, ताकि उनको मौका मिल जाए, नहीं उनको मौका मिल जाए असेंबली छोड़ने का, कोई बता के आएगा, या जिनके कहने पर यह आजकल ये बड़े पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं। ये 1-2 मुलाकातें उन्होंने इस्लामाबाद में की हैं ना, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता चुका हूँ। वो क्या मतलब वो बता के करते हैं कोई एक्शन? उन्होंने तो हमेशा ये कहना होता है कि भाई हम आपके साथ हैं। भाई देखें, जिस दिन तनवीर लियाज़ फारिग हुए उस दिन भी उनको कहा गया कि कोई परेशानी वाली बात ही नहीं, वो तो कयूम नियाज़ी साहब उस टाइम में भी तो कहीं किसी कयूम नियाज़ी साहब तो नहीं, कयूम नियाज़ी साहब ने तो इमरान खान से सबसे बात कर ली थी, वो तो मेरे में वो बड़ी मुतमईन हो गए, फिर उनको रिजाइन करना पड़ा खुद ही। फिर तनवीर लियाज़ साहब तो लास्ट मोमेंट तक उनको पता नहीं था, वो तो उनके हाथों से वो पाँव से वो कहते हैं ना वो शिवरिंग शुरू होगी जब वो अदालत में खड़े, उनको कहा गया कि आप डिसक्वालीफाई, वज़ीर आज़म नहीं रहे। इसी तरह जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जी गए थे तो उनको भी उन्होंने कहा कि आप यू आर नो मोर प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जो है ना सियासी टैक्टिक्स हैं, और अपनी टीम को भी वो इस तरह क्योंकि बूस्ट अप कर रहे होते हैं, उनको पता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो रहा है,
और उसकी आड़ में फिर जाहिर है वो ब्लैकमेलिंग का एक दरवाज़ा खुल जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा ब्लैकमेल हूँ अपने ग्रुप के हाथों। इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग तो शायद उनको इतना तंग नहीं कर रही, लेकिन अपने लोग उनको ज़्यादा जो है ना वो अंडर प्रेशर कर रहे हैं पॉलिटिकली। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो ये वज़ीर-ए-आज़म पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने हमें सियासी तौर पर बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, हुकूमत तो हमने बना ली, वज़ीर-ए-आज़म के मज़े तो आपने चखे, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तो आप बने, लेकिन हमारा मुस्तकबिल आपने तारीख कर दिया। हमने एक बड़ी सियासी जमात जो है PTI को उसके साथ सियासी तौर पे जो है ना हमने बगावत की, और फिर हमें जो है अब इमरान खान और PTI वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म पर बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो जो 23 मेंबरान असेंबली PTI से बगावत करके आए हैं उनका क्या बनेगा। और यही बात लेके वज़ीर-ए-आज़म एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि मैंने आपकी खातिर अपने ग्रुप को, हमने बड़ी पार्टी छोड़ी और सारा, तो आप हमारा मुस्तकबिल क्या है। तो उसमें आमिर साहब आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको प्राइम मिनिस्टर को क्यों ये कहना पड़ा, या वो बार बार ये हुकूमती इत्तेहादियों को, अपोजिशन को ये मतलब खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप 27 बंदे पूरे करें। फिर ये 27 बंदे क्यों नहीं पूरे करें, और इतना मामला इतने अरसे से लटका हुआ है। आज़ाद कश्मीर अदम इस्तेकाम से यानी 2000 सियासी जमात में गैर मुतल्लक़ कर दी गई, तमाम अदारे तबाह हैं। जैसे हुसैन दुरानी साहब ने कहा था कि जो आज़ाद कश्मीर के सरकारी अदारे हैं, सेक्रेटरी यानी 7 ऐसे बड़े महकमे जिनके पता जो सेक्रेटरीज नहीं है। तो ये क्या फिर इतने क्यों, कौन है यानी जो रोक के रखा हुआ सारा? सब एक तो ये बात है, मैं पहले एक वजाहत कर दूं कि ये जो हम पहले कश्मीर प्रॉपर्टी का कर रहे थे उसमें 2 चीज़ें फ़ायदा, एक तो चंद गाड़ियाँ और उन्होंने कुछ कमरे लिए थे। इसके अलावा उन्होंने PTA वाले वो जो पैसे थे 4.5-5 अरब रुपये वो थे, और कुछ और पैसे इस तरह जो कश्मीर कौंसिल के जिम्मे जो पैसे थे वो लिए थे। लेकिन उसके बदले इन्होंने 60 करोड़ रुपये महीने के हिसाब से कश्मीर कौंसिल का जो मुलाजमीन का वो दीगर जो है वो अपने जिम्मे लिया है। मकसद वो भी अगर आप ये समझें कि अगर 10 अरब रुपये भी इन्होंने ले लिए हैं तो फिर भी ये 17 महीना 15 महीने के बाद वो पैसे भी पूरे हो जाएंगे कश्मीर की नॉर्मल बजट से। तो एक तो ये वजाहत। उसमें एक और भी है जो अहमद साहब मैं करना चाह रहा हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि जो कश्मीर कौंसिल की लाइबिलिटीज है ना वो भी इन्होंने टेक ओवर कर ली। वो लाइबिलिटीज क्या है कि जो कश्मीर कौंसिल ने मंसूबे शुरू किए थे जो वहां में चले गए ठेकेदारों के, वो तो मंसूबे हुए ही नहीं ना, लेकिन ठेकेदारों की तो उधर ही है ना लाइबिलिटीज, अरबों रुपए। वो पैसे रुक गए, फिर सड़कें जो बनाई हुई थी वो भी तबाह हो गए। जो नहीं राय साहब, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस दिन कश्मीर कौंसिल खत्म हुई, कानून साजी हुई 13वीं तरमीम की, उस दिन भी जो है ना कश्मीर रात को उन्होंने 15% जो है ना वो चेक दिए। कई लोगों के जो ठेकेदारों के चेक है ना, चेक अभी डिसऑनर पड़े हुए कश्मीर कौंसिल के, उन्होंने उनको तो कमीशन कैश में दे दिया था कश्मीर कौंसिल के जिम्मेदारान को, और ठेकेदार बेचारे आज तक रुल रहे हैं। कितना अरसा हो गया आपके सामने। तो अब ये जो लाइबिलिटी है ना उन ठेकेदारों की, ये भी अनवार सरकार के ने अपने जिम्मे ले लिया। 4-5 साल बाद अगर कोई सड़क पे काम भी कर रहे थे तो उसका नामो निशान मिट गया होगा ना, वो तो खत्म हो गया ना काम। ये सारे के सारे पैसे भी वो जिस अदालत में जाएंगे तो अदालत ज़ाहिर ठेकेदार के हक में फैसला करेगी कि उसने काम किया, उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो मकसद ये कोई फायदे का सौदा। जहाँ तक रहे सब 27 में इमरान की कहानी और वज़ीर-ए-आज़म की ये जो बार बार ये चैलेंज और ये जो बढ़के मारते हैं। देखें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को ये बढ़के सूट करती हैं। एक तो ये बात है कि वो खुद जो है वो 6 महीने की ख्वाहिश लेके वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उसके बाद वो उनकी ख्वाहिश थी कि ये इंसान है ना, ये जो कहते हैं ना कि जी मैं इक़्तिदार मेरा वो नहीं है, क्लब नहीं है। तो ये क्लब जो है ना, बेसिकली इस क्लब के आज़ाद कश्मीर के बड़े लोग कौन थे? जाटों में से चोई नूर हुसैन साहब थे, चोई सोबत साहब इनके वालिद थे, नूर हुसैन साहब ऐसे सुल्तान के वालिद थे। इसी तरह राजा फारूक हैदर खान का बड़ा ख़ानदान था, या इसी तरह जो है वो पुंछ में गाजी मिल्लत और मुजाहिद अव्वल का ख़ानदान था। तो क्लब बेसिकली वही चल रहा है, यही था। अब क्लब टूटा कैसे? पहली बार क्लब तोड़ा याकूब खान ने, आपके सामने याकूब खान ने पहली बार क्लब में एंट्री मारी ना। उससे पहले जो है वो सरदार सिकंदर याद साहब और फिर कयूम नियाज़ी साहब ने तोड़ा, उसके बाद इस बार कयूम नियाज़ी साहब ने नहीं, चौधरी मजीद साहब ने तोड़ा, उसके बाद मजीद साहब ने, याकूब साहब के बाद चौधरी मजीद साहब ने भी, बल्कि उससे पहले भी राजा फारूक हैदर साहब ने भी तोड़ा। वो भी तो इक़्तिदार के खिलाफ के नहीं थे ना। वो फारूक चौधरी मजीद साहब के वालिद जो है वो कुछ सीनियर वजीर तो नहीं रहे आज़ाद, उन्होंने भी क्लब तोड़ा। याकूब खान साहब के वालिद जो है वो आज़ाद कश्मीर में कोई बहुत कद काट की शख्सियत नहीं रहे, सबसे पहले उन्होंने क्लब तोड़ा। उसके बाद जो है कयूम न्याज़ी साहब के वालिद कयूम न्याज़ी साहब ने क्लब तोड़ा। उसके बाद जनाब वाला ये कि मैं ये साहब ने भी तोड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि इन्होंने कौन सा ये कोई स्टेटस को के खिलाफ है।
या क्या हुआ, यानी इस 17 माह में क्या हुआ? कौन सा? अनवारुल हक तो स्टेटस को का असल नुमाइंदा तो अनवारुल हक है। स्टेटस को तो ये है ना कि आप जमहूरी निज़ाम छोड़ के आप किसी की गोद में बैठ के आप जनाब लोगों को धमकियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लोगों को मैसेज कराते हैं वजीर रहना है नहीं रहना, MLA रहना है नहीं रहना, अगर जनाब वाला बोलोगे तो इश्तिहार बंद, बोलोगे तो FIR, बोलोगे तो जनाब वाला आपके साथ दहशतगर्दी के मुकदमात। अली शान सोनी के बेटे के खिलाफ उस वक्त तक वो लगे रहे हैं, जो DSP तब्दील करते रहे जिस वक्त तक उसने लिख कर दिया दहशतगर्दी की दफात बनती हैं। तो ये स्टेटस को तोड़ा है उन्होंने, ये स्टेटस को तोड़ा है कि आज़ाद कश्मीर के सारे राजपूतों को निशान इबरत बना दिया, ये स्टेटस को उन्होंने तोड़ा है कि आज़ाद कश्मीर के जितने मुखालफीन हैं उन्हें निशान इबरत बनाने के लिए टुर गए, ये स्टेटस को तोड़ा है उन्होंने कि जमहूरियत को जो है वो उन्होंने तमाशा बना के रख दिया और रात को जो है वो 2 बजे 5 मिनट का शेड्यूल दे के इन्होंने ये तोड़ा है। ये स्टेटस को तोड़ा है कि खुद आप 48 वोट लें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पीकर को जो है आप 19 वोट दें, ये स्टेटस को तोड़ा है। ये स्टेटस को उन्होंने तोड़ा है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के आप जो है वो धमकियां देते हैं और खुद को जनाब स्टेटस को का नुमाइंदा देते हैं। ये स्टेटस को तोड़ा है कि आप जो काम करने जाते हैं आप ये कहते हैं कि जाएं फौजियों के पास ये काम करा लें, जाएं सेक्टर कमांडर के पास ये काम करा लें, असल ताकत का सिर्फ चश्मा वो है। ये स्टेटस को उन्होंने तोड़ा है, या ये स्टेटस को तोड़ा है कि जी आज़ाद कश्मीर की 800 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है आपने जो उसके ऊपर गफलत करके वो कर दी। तो अनवारुल हक साहब जो है बेसिकली उनके साथ मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये 27 की बात करते हैं ना, उनके साथ अपना तो एक भी नहीं है। उन्हें ये बात सूट करती है, वजह क्योंकि वो ब्लैकमेल करते हैं, जाके बताते हैं जी कि हमने तो इमरान खान को वो कर दिया जी, लोगों को बताते हैं हमने इमरान खान को बड़ा पहले छोड़ा हुआ, तो उन्हें जाके कहते हैं हमने तो इमरान खान को आपकी छोड़ा ही नहीं, अभी तक छोड़ा ही नहीं है। उधर PTI वालों को पैगाम भेजते हैं कि यार वो अगर कोई हो जाए। अभी मुझे उनको बता रहा था कि 13 मेंबरान PTI के अभी भी इमरान अनवारुल हक के साथ वाले उसके साथ जो है इमरान खान के साथ राब्ते में है और इमरान खान को वो उधर इमरान खान कहता है इन्हें अभी तक निकाला नहीं है। तो इमरान खान अभी क्यूम न्याई साहब को बुला रहे हैं कि इन्हें आपने पार्टी में से क्यों नहीं निकाला, अभी तक इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं की। और ये जनाब वाला कभी जनाब वाला 2 वजीर भेजते हैं अलीमीन गंडापुर के पास, कभी 3 भेजते हैं, कभी उसे ब्लैकमेल करने के लिए जो है उसका वो निकलवा देते हैं, मगर छोटा मोटा कोई केस ओपन कर देते हैं। मैं ये कोई अजीबो गरीब किस्म की वो कर रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि इनको अखलाकी तौर पर देखें ना, इनकी जो है वो जो यासीन साहब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे जो यासीन साहब हैं, सदर यासीन साहब हैं, उन्होंने परसों भी इसके ऊपर अदम एतमाद किया, 100 बार वो उसके ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं, शाह गुलाम कादर साहब कर चुके हैं, तारक फारूक साहब कर चुके हैं, सियासी जमात। इन्होंने क्या किया है जी उस क्लब में, क्लब तो ये बना है अभी मुफादात का क्लब ये बना है ना कि आप जिस मर्जी सियासी जमात के हैं आपको पैसे देंगे, आपको साथ लगा लेंगे। तो ये तरक्याती स्कीमों के नाम पे ये क्लब बना है। मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि अनवारुल हक साहब जो है उनके खिलाफ अगर अदम एतमाद का फैसला हुआ जिस दिन, अगर ऐसा उस वक्त 7 बजे अदम एतमाद का फैसला हुआ, आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी देनी है और आसिफ अली जरदारी ने अपनी पार्टी को कहना है और नवाज शरीफ को एक फ़ोन करना है, दूसरे दिन सुबह 8:01 पे कोई बंदा क्या कहते हैं सेक्रेटरी असम्बली के कमरे में घुसेगा और जो अजीज की तरह खामोशी से ना आगे कहेगा सहन कर और सक्सेसर का नाम बता। इससे ज़्यादा जो है ना हमने कोई वो नहीं देखी। आज़ाद कश्मीर की सियासत में ये जो बढ़ के मारने वाले होते हैं वो इनसे पहले भी ऐसे ही थे और उनकी उम्र जो है वो ऐसे। और मैं मजे की बात है, जब कोई कहता ना मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, फिर वो असम्बली तो खैर चलो एक ही बंदे ने तोड़ी थी, लेकिन इस्तीफ़ा उन्हें बेचारों को देना ही पड़ता है। अच्छा दुरानी साहब, अभी बातें हैं कि जो चेयरमैन एहतसाबी और आज़ाद कश्मीर मुश्ताक जजुआ साहब, इनकी तकर्री जो हाई कोर्ट में चैलेंज हुई है और गुज़श्ता रोज़ की समात में जो 3 रुकनी लार्जर बेंच था उसने समात के बाद नोटिस जब जारी किए हैं तब अगली समात यानी 10 सितंबर को है। तो ये क्या मामला है चेयरमैन एहतसाबी की तैनाती और फिर अभी दौरा मुस्लिम उनके मतलब चौधरी तारक फारूक साहब भी गए हुए हैं, तो इसको आप क्या देख रहे हैं ये एहतसाबी की तैनाती? देखिए मुझे तो लगता है कि ये चेयरमैन एहतसाब जो है वो मुश्ताक जजुआ साहब का एक तो कोई रिकॉर्ड उन्होंने निकाल लिया पुराना और फिर उस पर बनी, लेकिन ये खालिस्तान जो है वो चौधरी अनवार साहब की जो है ना समझ लें उनकी मुखालफत में या बुग़्ज़ अनवार में जो है ना वो किया जा रहा है। वैसे मुश्ताक जजुआ साहब बेचारे पहले भी वो बने, आपको पता है जज बने शरीयत कोर्ट के, वो शरीयत कोर्ट ही ख़त्म कर दी। वो उस वक्त लोगों ने कहा कि जजुआ साहब की वजह से शरीयत कोर्ट ख़त्म हो गई, तो आप कहीं साहब ही ना ख़त्म हो जाए। तो मुझे तो हमदर्दी है जजुआ साहब से, क्योंकि हमारे मुजफ्फराबाद से उनका अच्छा ताल्लुक़ है और बड़े अच्छे दोस्तों में उनका शुमार होता है। लेकिन मसला ये है कि अब अगर लॉ पॉइंट पे कोई ऐसी बात निकल आती है जिसमें अदालत कन्विंस होती है, क्योंकि ये मामला अदालत में है, सब जुडिस है, तो हम नहीं चाहते कि इस पर ज़्यादा बात की जाए।
लेकिन क्योंकि हम इसके रेट के हवाले से बात कर रहे हैं, बाकी उनके जो है ना वो सियासी हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्योंकि जब मामला अदालत में हो तो उस पर बात नहीं की जा सकती, कोई हम कमेंट्स नहीं दे सकते। सिर्फ इतनी बात है कि मुझे लग रहा है कि ये क्योंकि नून लीग की तरफ से तारक फारूक साहब हैं, तारक फारूक साहब जो हैं वो अनवार साहब के, आपको पता है बराह रास्त जो है उनका वो एक मुखालफत उनकी मौजूद है अपने हल्के की वजह से। इसी तरह मुजफ्फराबाद से जो एक शायद वान साहब हैं उन्होंने रिट की है। तो मुझे लगता है कि ये एक सारा जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक वो किया जा रहा है, और अनवार साहब को भी पता है कि ये क्यों रिट हुई है और इसके पीछे क्या अवामल है। दूसरी बात यह कि जंजुआ साहब ने भी कुछ ऐसे फैसले किए एज ए चेयरमैन जिसकी वजह से उनको भी ये चाहिए था, मैं ये समझता हूँ कि वो एज ए चेयरमैन जो है ना एक्ट करते, लेकिन लोगों ये तासर बना, शायद उन्होंने किया रहना चाहिए था। नहीं, मेरा ख्याल है अदालत की शफाफियत पर उनको जो उन्होंने काम किए उसमें तो मेरिट भी उन्होंने अपनी तरफ से किए होंगे, लेकिन बज़ाहिर जो तासर डेवलप किया गया वो ये था कि वज़ीर आज़म ने अपने मुखालफिन को, सियासी मुखालफिन हो या बाकी जो ब्यूरोक्रेसी में लोगों को दबाने के लिए या मुखालफिन को जो है ना वो तसाब की आड़ में जो है वो निशाना बनाने का, इंतकाम का निशाना बनाने का जो है ना वो मुश्ताक जंजुआ साहब के ज़रिए वो फैसला किया है। इसमें एक मुझे किसी ने बताया कि चौधरी परवेज़ अशरफ साहब जो पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर हैं और उनकी गाड़ियों तक के उनके ड्राइवर को भी पकड़ा कि तुम कुछ हमें बताओ, मतलब इस हद तक भी चले गए। तो जंजुआ साहब से हमारी मुकम्मल हमदर्दी है, उन्होंने बड़े बड़े अच्छे काम भी किए, 2-3 चीफ इंजीनियर उन्होंने गिरफ्तार किए, अभी जो है मुजफ्फराबाद बड़े लोगों को हाथ में डाला कर रहे थे, तनवीर इलियास को पकड़ रहा हूँ, तो वो तो देखे ना, नहीं वो तो नहीं पकड़े, नहीं ये जंजुआ साहब का नहीं है, देखे ना मुश्ताक जंजुआ साहब का ये कसूर नहीं, ये तो गवर्नमेंट जब रेफरेंस भेजेगी तो फिर होगा। अभी आपको पता है शायद मयूद्दीन साहब जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को उनको क्यों हटाया गया, वज़ीर आज़म ने रातों रात उनको क्यों तब्दील किया, हालांकि वो तो उनके बड़े मंजूर नज़र थे। लगाया था ना, फिर बाद नहीं, उनको आप ऐसी पोस्ट पे लगाया जिसकी पोस्ट ही कोई नहीं है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की, जिसकी तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, सिर्फ इस वजह से कि ख्वाजा फारूक साहब जो हैं साबिक वज़ीर लोकल गवर्नमेंट अपोजिशन लीडर जो हैं उनके खिलाफ वो रेफरेंस क्यों नहीं बना रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि वो बनता नहीं है या कोई उसमें जो है वो टेक्निकल मामला होगा, तो जब वज़ीर आज़म की उन्होंने बात नहीं मानी तो उनको हटा दिया गया। तो इस तरह वज़ीर आज़म साहब जो है वो इदारों को अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा PID को उन्होंने अखबारों को किया और बाकी चीज़ें। तो ये जो है ना अब अदालत को फैसला करना कि मेरिट क्या है और ये नहीं, हमने तो कुछ नहीं इस पर बात करनी, हम तो ये कह रहे हैं कि जो उनकी नीयत थी इसके पीछे, जो उनका इरादे थे, हमें वो नज़र आ रहे थे साफ कि वो अपने मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाना चाहते थे। अच्छा अमर साहब, ये क्या मामला है मुश्ताक जंजुआ की तैनाती का मामला? आज उसको यानी समात हुई है और फिर यानी लार्जर बेंच ने अगली समात जो है 10 नंबर को होगी, तो इसकी क्या है ये सारी सूरत? एक तो ये बात है इस केस की समात हुई है, जो शाहिद जमान है यानी दरख्वास्तों को यकजा किया दोनों को, और जो तारक फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं, साबिक सीनियर वज़ीर हैं, और वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के सियासी हरीफ हैं, और वो ये समझते होंगे कि मुश्ताक जंजुआ साहब वज़ीर आज़म के हलीफ हैं, सियासी ना कहते होंगे, दस्तराज कहते होंगे। तो ये जस्टिस लियाकत शाहीन साहब जी जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जस्टिस सरदार एजाज साहब और जस्टिस खालिद रशीद चोई साहब, इनके मुश्तमिल लार्जर बेंच था और नोटिस जारी किए हैं राय साहब, और आइंदा समात की तारीख जो है वो उन्होंने जो है वो 10 नंबर को रखी है, शायद पीर या मंगल को रखी है। एक तो ये बात है, इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो तो हम पहले भी बता चुके हैं। एक तो ये बात है कि इन्होंने डिग्री ड्यूरिंग जो है छुट्टी लिए बगैर वकालत की डिग्री ली, और वकालत का लाइसेंस भी उसी वक्त ले लिया जब वो थे। अब वो कह रहे हैं कि 2 महीने बाद लिया, लेकिन फिर भी उसके लिए वो प्रैक्टिस जो थी वो हाई कोर्ट लेवल का वो है। एक तो ये बात है, पता नहीं उसके ऊपर वो क्या ज़ाहिर आईनी, अगर वो बनता होगा तो अदलिया देगी, नहीं बनता होगा तो नहीं देगी। दूसरा राय साहब इनके ऊपर जो है वो एक लोकल गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर प्ली बारगेन का इल्ज़ाम है। अब हमारी इतला ये है कि ये वो जो रजिस्टर था, वो जो रिकॉर्ड था प्ली बारगेन का, वो इंसाफ ब्यूरो में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले भी बात होती रही है। फिर ये कहा गया कि चंद साल पहले जो है वो इंसाफ ब्यूरो का सारा जो पुराना रिकॉर्ड था वो तल्फ कर दिया गया और जला दिया गया, जिसमें वो रजिस्टर्ड भी शामिल था। ये जो है ना गॉसिप। इसी तरह जो है वो जंजुआ साहब जो है वो अभी उन्होंने कुछ लोगों को जो है वो हायर भी किया था और कुछ लोगों को वो निकाल भी रहे हैं।
उधर भी जो है, अब वो इंसान जो है वो जब ताकतवर होता है तो उसका सोचने का अंदाज और होता है। लेकिन ये जो लगे हुए हैं, अब ये देखें ना कि मैं फारूक अदर आपको आंखें निकाले तो उसके लिए एहतसाब नहीं है, क्यूम नियाजी आंखें निकाले या ताकत दिखाए उसके लिए एहतसाब नहीं है, क्यूम अपना तनवीर लियाज साहब जनाब वाला आपको कहेंगे कर फिर एहतसाब ये है वो है, तो फिर एहतसाब ना हो। और तारक फारूक इसी तरह जो है वो ये क्या कहते हैं परवेज़ अशरफ साहब, आप ये देखें जो मजीद साहब के दौर में PPH के मिनिस्टर थे, तो उन्हें कि शायद मोहिउद्दीन साहब जिन तरह बात की है, शायद मोहिउद्दीन साहब ने कुछ 10 रेफरेंस बनाए हैं जाते हुए। जब इंग्लैंड छुट्टी पे जा रहे थे उस दिन भी जो है ना वो साबिक DG MDA के खिलाफ एक झूठा सा जाली सा मुकदमा गाड़ी खरीदने का, जिसमें MDA बोर्ड की भी मंजूरी थी और वज़ीर आज़म फारूक हैदर साहब की भी मंजूरी थी, तो वो उन्होंने बताया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब शायद मोहिउद्दीन साहब पे दबाव डलता था वो ये बताते थे मुझे तो वज़ीर आज़म ने फ़ोन किया है, मुझे वज़ीर आज़म ने कहा मैं, तो आखिर उन्होंने कहा जी इसे करूँगा। ये इश्तियाक साहब वाला जो कमीशन इनकम टैक्स वाला इशू था, आपको याद है, उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, उन्होंने कहा इस्तीफ़ा नहीं, तो उन्होंने गिरफ्तार कराऊंगा साहब ब्यूरो के जरिए। मुझे ये बताएं कि कमीशन इनकम टैक्स को थानेदार के जरिए तो बना गिरफ्तार नहीं ना कराता ना, वो DSP जो भीमभर में लगा हुआ है SP इजाफी चार्ज के, उसे कहेंगे कि उठा के ले आओ, उसके लिए कोई कानूनी तरीकाकार होगा सरकारी मुलाजिम का रेफरेंस का। तो ये बात है कि वज़ीर आज़म जो है वो मुश्ताक जंजुआ साहब की नीयत पे हमें कभी शक नहीं रहा, वो लायक फायक आदमी है, लेकिन ये बात है कि उनने बतौर टूल और बतौर क्या कहते हैं असला इस्तेमाल कर रहे थे वज़ीर आज़म, कंधा इस्तेमाल कर रहे थे, कानूनी असला है या गैर कानूनी असला है, और वो इत्फाक से बाज़ जगह के ऊपर लग भी रहा है। मकसद ये नहीं है कि वो लग नहीं रहा, जहाँ वज़ीर आज़म धमकी देते हैं कि जी राजा कफ़ील का बंदोबस्त कर दो, दूसरे ने राजा कफ़ील का बंदोबस्त हुआ, तीसरे ने कि मुर्तज़ रानी का कर दें तो मुर्तज़ रानी का बंदोबस्त हुआ हो, तो ये बातें जो है वो किया है। और वज़ीर आज़म ने, क्योंकि इनके जो कज़न है चौधरी परवेज़ अशरफ साहब सके चचा के बेटे भी हैं, लेकिन उनके सियासत अलग अलग है, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी में और ये हर जमात में होते हैं अनवारुल हक साहब। तो इसी तरह जो है तारक फारूक साहब आपको पता है वो मुस्लिम लीग नून में, अनवारुल हक साहब, तो ये दो उनके बड़े सियासी हरीफ हैं। इसी तरह जो अली शान सोनी साहब बिम्बर में उनके सियासी हरीफ बने, तो वो तीनों लोग जो बड़े बिम्बर की सियासत में अनवारुल हक मुखालफ हैं, उन्हें जो है वो निशान इबरत बनाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए, जिसका ये शख्साना है कि आज जो है, अभी तो ये मैं बताऊँ ना कि ये बात है, अभी जिससे अगर मुश्ताक जंजुआ साहब इसमें मुलव्वस पाए गए, बात साबित हो जाती है ना, जबकि जी वज़ीर आज़म के कहने पे आपने किसी से इंतकाम लिया, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि ये कुछ नहीं है, जंजुआ साहब जाएं रहें ना रहें, लेकिन जंजुआ साहब को, उनकी फैमिली को, उनके भाई जो सर्विसेज में डिप्टी कमिश्नर हैं, मेरा ये ख्याल है कि उन्हें अनवारुल हक की अगर इन्होंने इसका साथ दिया और इसमें मुलव्वस है, मुझे बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है, जंजुआ साहब को तो बहुत देर तक शायद कीमत चुकाना। अच्छा तो रोनी साहब अभी हम बातें एक और मामला कि जो दूसरी एक और बात है सब, एक और जो बड़ी अहम बात, एक जुमला में बताता हूँ, जो सबसे अहम बात ये है कि एक बड़ी बात है कि ये जो जुआ साहब बेचारे किस्मत माड़ी है कि पता नहीं वो करते हैं नहीं करते। आज़ाद कश्मीर की हर बड़ी साजिश पे, मकसद जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, आपको पता है अनवारुल हक साहब का ज़ाती इनाद था और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को अनवारुल हक साहब हटाना चाहते थे, उनके खिलाफ रेफरेंस लाना चाहते थे, वो करते थे। तो वो जब वो ये बात होती थी चीफ जस्टिस के हवाले से, तो वो कहते थे जी वजारत दाखिला में, वजारत कानून में चेक करें। वो कहते हैं वजारत कानून में नहीं, ये जो रेफरेंस बना रहे हैं ये वजारत कानून में ज़ेर बहस नहीं है, ये कोई मुश्ताक जंजुआ साहब अनवारुल हक साहब रात को बैठते हैं। अब वो देखें उन्हें भी वजाहत कर देनी चाहिए कि अगर वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्वस है या नहीं मुलव्वस, तो इस तरह की जो बातें हैं वो सारी मिल के जंजुआ साहब के लिए जो है वो तकलीफ का बायस बन रही हैं, या वो उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और उसकी वजह से जंजुआ साहब जो है वो मुश्किलात की तरफ पड़ रहे हैं। अच्छा तो सर एक और मामला है कि जो आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता फारूक अदर साहब के दौरे हुकूमत में इस्लामी डेवलपमेंट बैंक और जो कतर फाउंडेशन ने तकरीबन जो $15 मिलियन का एक आज़ाद कश्मीर हुकूमत को दिया, यानी फंड दिया, उसमें तकरीबन $5 मिलियन या $6 मिलियन NGO ने भी अपने तौर पर इंतज़ाम, ये कोई 21-21.5 मिलियन का था। अभी इतलात ये हैं कि जो मौजूदा हुकूमत हैं वज़ीर आज़म चौधरी अनवरुल हक साहब ने, इन्होंने उसी अमरीकी NGO को जो पाकिस्तान में मुस्तरद है, पाकिस्तान में ब्लैक लिस्ट है, उसको देने की तैयारी, और इतला ये है कि शायद उसको दे दिया गया है। एक ऐसे जो अमरीकी NGO है जो अमरीका आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ाद कश्मीर का बेस कैंप है, तो वहाँ एक अमरीकी जासूस या अमरीकी नेटवर्क को कैसे यानी दिया जा सकता है? क्या जो पाकिस्तान के अदारे हैं, क्या वो अलाइड NGO को कैसे वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया? लेकिन राय साहब ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है ना, ये वो प्रोजेक्ट आप बात कर रहे हैं, और वो फिर उसको उसी NGO ने हेल्प आउट करके
सुना दोबारा रिवाइव कराया है, क्योंकि उसकी फंडिंग वो ख़त्म हो रही थी या उसको लैप्स कर रहे थे। तो अब इसमें तो आज़ाद कश्मीर में जो काम करने वाले इदारे हैं उनको देखना है कि उन्होंने उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस की है या नहीं की है। देखिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर आज़ाद कश्मीर के बारे में एक स्पेशल डायरेक्टिव जारी हुआ है कि आज़ाद कश्मीर में कोई भी बैरूनी इमदाद, कोई भी बैरूनी जो है ना फंड, कोई भी जो है ना NGO वो वफाकी हुकूमत की क्लियरेंस के बगैर नहीं आ सकती। वफाकी हुकूमत क्या करती है, वजारत दाखिला के थ्रू तमाम एजेंसीज को लिखती है कि ये जो है ना हमें फ़ंड आ रहा है और ये NGO है और इसकी हमें क्लियरेंस चाहिए। तो वो फिर अदारे जो है सारे वो अपने क्लियरेंस रिपोर्ट देते हैं, कुछ पॉजिटिव आती हैं, कुछ नेगेटिव आती हैं, लेकिन ये एक प्रोसीजर ज़रूर जो अडॉप्ट किया जाता है। जो इतराज़ था लाइट पे वो यही था कि ये अमेरिकन बेस्ड है और इनके और पीछे इसको वजारत दाखिला पाकिस्तान ने इसको NOC नहीं दिया था। फिर आज़ाद कश्मीर का सोशल वेलफेयर महकमे से एक जाली NGO NOC बनाया गया, वो सारे का सारा मुस्तरद हो गया कि ये सारा जालसाजी है, पकड़ी गई उसकी सारी की सारी जालसाजी। तो अब अगर वही अदारा जो है या वही NGO दोबारा आ रही है तो इसका मतलब है कि जिन्होंने इसकी क्लियरेंस की है तो वो शामिल हो गए इसमें, शामिल, हाँ, या तो वो फिर शामिल हो गए इसमें। अमर साहब क्यों हमने 2-3 प्रोग्राम किए थे पिछले दौर में, जब ये तनवीर इलियास साहब के दौरे हुकूमत हैं, जब इसी NGO को देने के लिए बहुत बड़ी डील हो रही थी। और ये भी थी कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त के वज़ीर तालीम से अभी भी जो मतलब जो वज़ीर तालीम है कि आला सदर इस्लामाबाद में कई मुज़ाकरात होकर डील हो गई इसी अलाइड NGO के साथ मामला सारा तय हुए, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अदारों ने एतराज़ किया, उसको सारे के सारा फिर अभी इतला दिए हैं कि दोबारा उसी को दिया। फिर उसको कैसे दिया जा सकता है जब एक NGO को ब्लैक लिस्ट है, पाकिस्तान मुस्तरद करे, फिर कैसे हो सकता है? एक तो ये बात है, जब आपको याद होगा आप में और ख्वाजा मतीन साहब इसके ऊपर प्रोग्राम करते होते थे। ख्वाजा मतीन साहब की इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज थी और उनके इतलात भी ज़्यादा होती थी उनके पास इस हवाले से, आपके पास भी बहुत थी। और वो आपको याद है इतना पेपर मुझे तो सारे के सारे वो मकसद मन रिकॉर्ड लेके कभी एक आ जाता था, कभी दूसरा ले आता था, मगर वो धड़ियों के हिसाब से होता था, किलों के हिसाब से नहीं होता था। तो वो जो फाइलें थी उसे देख के राय साहब, एक तो ये बात है कि उस वक्त कुछ अफसरान, उस वक्त के कुछ वज़रा, इसमें कोई 1 अरब रुपए के करीब जो है टैक्स की बात हो रही थी कि 1 अरब रुपए की करप्शन के हवाले से ये वही प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर तनवीर इलियास साहब को भड़का के अदलिया के हवाले से कुछ अल्फाज किए गए, जिसकी वजह से तनवीर इलियास साहब को घर जाना पड़ा और उन्हें नाअहली का सामना भी करना पड़ा कई साल के लिए। तो एक तो ये बात है कि ये उस वक्त है। तनवीर इलियास देखे, तनवीर इलियास को एक इशू था कि तनवीर इलियास को अल्लाह ताला ने दिया बहुत हुआ, तो उसे पैसों शैसों की इतनी गर्ज नहीं होती थी, लेकिन जो मिस गाइड कर रहे होते थे वो उससे पैसे ले रहे होते थे। अब इशू ये है कि या तो उस वक्त उन्हें क्लियर करने वाले दुरुस्त नहीं थे या अभी क्लियर करने वाले दुरुस्त नहीं। इस बात की देखें ना, बात ये है कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं। अगर 1 अरब रुपए किक बैक की बात है, उसके कोई एक आदमी अगर वारदात करे तो कल उसकी ज़रा तो ये देखना पड़ेगा कि ये किसने दिया, किसने क्लियरेंस दी, इसके पीछे कौन था। ये तो वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं कौन सी सिफारिश। देखे ना, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ना, लोगों को बताते हैं कि ये इसके पीछे खुफिया क्यों रखा गया, अगर इसको ओपन करे बताएं इसको कौन है, क्यों कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आते हैं ना, कोई बंदा सिफारिशी जाता है ना, वो कहता है या ये है इसके पीछे, या इसका कोई अंकल है, या इसका कोई ताया है, या कोई इसका मामा है। लोगों का नाम लेते हैं ना, बताते हैं ना, जो उनका सिफारिशी जाता है, कोई कहता है उसे बदनाम करते हैं, उसकी किट लगाते हैं ना पीछे। इसी तरह जो है वो उसकी भी किट लगाएं जिसने ये दिया है, जिसने भी दिया है। इसमें राय साहब ये जो है ना, कल जो है ना वो ये कोई मेरा ये दाल में काला ये दाल में काला है या दाल आधी काली, सारी दाल ही काली है या पूरी दाल काली है। कल देखे ना, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें ये बात जरूर करने की जरूरत है। लेकिन इसके ऊपर मैं कहता हूँ, अगर इसमें पहले वाले देने वाले दुरुस्त से गलत थे, तहकीकात होनी चाहिए। अगर अभी देने वाले गलत हैं, देखे ना, एक को आप कहते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस, अगर मैं मुल्क दुश्मन हूं तो मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस क्यों देते हैं, और मेरी मुल्क दुश्मनी कैसे खत्म होगी कि आप तीसरे दिन जो है कोई दूसरा आता है तो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस दे देता है। अगर कोई पैसे लेके सिक्योरिटी क्लियरेंस दे तो वो बड़ा गलत है। आप पैसे लेके सिक्योरिटी क्लियरेंस दे तो आप जो है इमाम मस्जिद हैं, ऐसे नहीं हो सकता। फिर तो ये जो है ना, स्कूल चिल्ड्रन, इसने बड़ा सेक्रीफाइस किया, हमारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया, हमारे बच्चों ने सेक्रीफाइस किया। कई साल से ये प्रोजेक्ट जो है वो डिले का शिकार था। ये खुशाइंदा ये हो गया है, लेकिन इसके पीछे जो 1 अरब रुपए के पैसे तनवीर इलियास साहब के दौर में बोल रहे थे, वो अनवर लक साहब के दौर में खामोशी से कैसे चले गए? अगर तो राय साहब इस पे जो है ना, अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई है
जैसा ये कह रहे नहीं हुई या हुई है। नहीं, 2 बार हुई ना। अच्छा, कभी कहते नहीं है, तुम कभी कहते हो मुल्क दुश्मन। अभी कल वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरव्यू में भी कहा कि मेरे जो 16 माह के उसमें क्रेडिट में जो है ना, मैंने 3 बड़े काम किए, एक रुठुआ रेहाम ब्रिज और एक ये वाला आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन प्रोग्राम, और तीसरा एक और उन्होंने गिनवाया। लेकिन अगर तो इनकी क्लियरेंस नहीं हुई ना, तो फिर मेरा तो पैसों से एतबार ही उठ जाएगा। ठीक है ना। अगर हो गई है तो फिर देखें, आज आपको मैं एक और वाक़या सुनाऊं। आप देखिए वो नताशा जो थी कराची में, जिस खातून ने, हमने उसके ऊपर किया कि जी 5 लोगों को उसने नशे में दूध तो के तो कुचल डाला अपनी गाड़ी, और 2 बाप और बेटी जो है ना वो पैसे दे दिए, वो मारे गए, और 5 करोड़ रुपए में डील होगी। तो क्यों फिर हमारा पैसों से एतबार ही उठ जाता। अगर उसको फांसी हो जाती या सजाए मौत या सजाए उम्र कैद हो जाती खातून को, तो फिर पैसे से मेरा और आपका ईमान ही उठ जाता। तो अगर लाइट वालों को एनओसी नहीं मिली ना, तो फिर मेरा पैसों से एतबार उठ जाएगा। डेविस केस में याद है आपको कि जब वाला कितना वो हाइप थी, इसी तरह शाहजेब वाले केस में थी, लेकिन शाहरुख वाले केस में। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मगर ये बात एक बिल्कुल क्लियर कट है कि तनवीर इलियास के दौर में, क्यूम नियाजी के दौर में अगर अलाइट को दे रहे हैं तो वो 1 अरब रुपए खा रहे हैं, और अगर ये दे रहे हैं वही बंदा है, तो लेने वाला वही है, लेने वाला वही है। उस टाइम उसको क्यों एतराज करते, आज कैसे हो गया? वही बंदा, वही तरीकाकार, वही डीलें मार्केट में मौजूद हैं, वही ऑफर। अब आप मुझे आपने बताना है, राय साहब ये अब आपने मुझे बताना है कि लाइट वालों को दिया या नहीं दिया। अगर दिया तो फिर मेरा पैसों पे एतबार बरकरार है, नहीं दिया तो फिर आपका आमर साहब शुक्रिया। नाज़रीन, एक तो इंशाल्लाह हम कल ये परसों इस अलाइट ये जो मतलब पूरा जो इस्लामी डेवलपमेंट फंड है, इसके ऊपर हम तफसील से प्रोग्राम करेंगे, और जो पिछला रिकॉर्ड है वो हम नाज़रीन आपको बताएंगे कि वज़ारत दाखिला पाकिस्तान ने जो अलाइट पे जो एतराज़ात उठाए थे वो क्या थे, और फिर जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर या जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो जाली जो एनओसी जारी किए थे उसके खिलाफ जो तहकीकात हुई वो क्या बना, और फिर जो हुकूमत पाकिस्तान ने एतराज़ात किए। अच्छा, फिर अभी एक और जो सबसे अहम मामला जो कश्मीर प्रॉपर्टी का मामला है, तो नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम की वसातत से हम आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करते हैं कि ज़रा ये कश्मीर का मामला है, और हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करते हैं कि कश्मीर प्रॉपर्टी को बेचने से कबल जो कश्मीर की क़यादत है, कश्मीर असम्बली है, इसको अतमाद में लिया जाए, और अगर कोई इस तरह फैसला किया गया इसके पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।